हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कूलम्स लॉ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन पार्ट शुरू हुआ है। अभी तक हम जो पढ़ा रहे थे वो बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके भी हैं, 10 में भी पढ़ते हैं। चार्ज के बारे में छोटी छोटी बातें हमने बताई, ज़्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं थी। अब हमारा मेन लॉ शुरू होता है, चैप्टर अब शुरू हुआ है जिसको हम बोलेंगे कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, Q1 एंड Q2। अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक का नाम है Q1 और एक का नाम है Q2, दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। दो चार्ज है हमारे पास, एक Q1 है और एक Q2 है, और उनके बीच की दूरी R है। हमारे पास कोई दो चार्ज है, एक का नाम Q1 और एक का नाम Q2, और उनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है माना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा किसी फोर्स F से, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा F डैश फोर्स से। F डैश इसलिए लिखा गया है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, फोर्स अलग है, मगर मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है, मतलब F डैश मैग्नीट्यूड इज इक्विवेलेंट। मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो ये फोर्स जो मैग्नीट्यूड है, अब मैं बात कर रहा हूं केवल मैग्नीट्यूड की। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन दिस चार्ज एज वेल एज दिस चार्ज डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। अगर हम इस प्रोपोर्शनल, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, इट इज नॉट फोर्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। रिमेंबर दैट थिंग, ये फोर्स नहीं है। फोर्स का मतलब डायरेक्शन से भी होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि when you are going to remove the proportionality you get a constant and that constant comes out to be 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। ये epsilon naught तब आएगा जब ये पूरा सिस्टम वैक्यूम में या फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में है, तब ये एप्सिलॉन नॉट आएगा। मतलब अभी ये दोनों चार्जेस हमारे पास वैक्यूम में रखे हैं। दो चार्ज है, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। तो इस पर भी कोई फोर्स लगेगा, इधर ये रिपेल करेगा किसी फोर्स से और ये भी रिपेल करेगा किसी फोर्स से। उन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, उन दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, वैल्यू सेम होगी, मगर डायरेक्शन अलग है, इसलिए फोर्स अलग अलग है। वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे। और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा? इनवर्स ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की दूरी है उसके इनवर्स के स्क्वायर पे। इस चीज को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी यू गेट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट का मायने क्या है? नाम क्या है इसका? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या परमिटिविटी इन वैक्यूम या परमिटिविटी इन वैक्यूम। वी कैन से परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो इस
एप्सिलॉन नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसकी जो वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 वैल्यू है। यूनिट की बात करेंगे तो यहां पर चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर आ जाएगा, और ये फोर्स नीचे आया तो न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10 माइनस 12। ये तब है एप्सिलॉन नॉट जब ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हो या ये चार्जेस फ्री स्पेस में है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, या परमिटिविटी इन वैक्यूम बोलते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, इट कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पूरी वैल्यू क्या कहलाती है, 1/4 पाई की पूरी वैल्यू क्या आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसको अगर देखें, इसकी यूनिट देखें तो फोर्स इधर है, ये इधर आ जाएगा तो न्यूटन आ जाएगा, इधर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन कूलम स्क्वायर, तो ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इतना नोट करें। तो हमने ये बता दिया कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर। और व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी यू गेट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को आपको लिखवा दूं मैं, क्या बोलते हैं, एप, ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। ये नॉट क्यों लगाया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट कि ये एब्सोल्यूट वैक्यूम में है, एब्सोल्यूट है फ्री स्पेस में, मतलब ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नॉट लगाया हूं। ओके, एप्सिलॉन। अगर हम देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस में क्या होगी, ये तो एसआई सिस्टम में है ना बेटा, ये किस में है, एसआई सिस्टम में। तो हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, किसमें, सीजीएस सिस्टम में क्या होगी। इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में देखें तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 5 डाइन, और मीटर को लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, और कूलम को लिखेंगे स्टेट कूलम 3 इंटू 10 टू द पावर 9 का 9 स्टेट कूलम का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, ये 18 हो गया, ये 4 और 5 9, ये भी 18। इट कम्स आउट टू बी एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है। तो ये यहां तक बात समझ में आ गई कि हमने ये देख लिया कि फोर्स के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये केवल किस में है, वैक्यूम में है, किस में है, वैक्यूम में। मीडियम की बात करेंगे आप, मीडियम की बात करें, अगर ये दो चार्ज सेम Q1 पॉजिटिव Q1 और ये पॉजिटिव Q2, ये किसी मीडियम में है, किसी मीडियम में, वैक्यूम में नहीं है, दे आर इन मीडियम। तो अब फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड, इस पर एक फोर्स लगेगा F, इस पर एक फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन दे दिया तो F, मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों फोर्स का, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। ये फोर्स के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम ये लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
नाउ दिस एप्सिलॉन इज व्हाट? परमिटिविटी इन मीडियम। ये परमिटिविटी इन मीडियम है। तो व्हेन द चार्जेस आर इन वैक्यूम, जब चार्जेस वैक्यूम में है, जब चार्जेस वैक्यूम में है तो फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब चार्जेस मीडियम में है तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन है, दैट इज परमिटिविटी इन मीडियम। क्या है? परमिटिविटी इन मीडियम। और यही दोनों चार्ज जब वैक्यूम में थे तो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इस फोर्स को इस फोर्स से डिवाइड कर दूं तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अगर मैं इस फोर्स को इस फोर्स से डिवाइड कर दूं तो बेटा क्या बचेगा? F अपॉन F नॉट, F अपॉन F नॉट, या मैं इसको इससे डिवाइड करूं माना तो F नॉट अपॉन F नॉट अपॉन F को डिवाइड करूं तो इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और इधर एप्सिलॉन फोर्स नीचे, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे। और इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और ये रिलेटिव परमिटिविटी कैसी है? यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इधर भी परमिटिविटी है इधर भी परमिटिविटी है, तो ये यूनिटलेस है। तो इससे एक बात समझ में आई कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और दूसरी, और परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, वैक्यूम के लिए 1 होती है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। तो आप यहां से नोटिस करेंगे कि F अपॉन F नॉट अपॉन F इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो F इज इक्वल टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। इसके मायने क्या हुए कि आपका फोर्स मीडियम में वैक्यूम से कम आ रहा है, क्योंकि नीचे वैल्यू 1 से बड़ी है। जब ये नीचे वैल्यू 1 से बड़ी है तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो गई, F की वैल्यू F नॉट से छोटी हो गई। इसका मतलब फोर्स डिक्रीजेस इन मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो चार्जेस एयर में रखे हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स है, अगर उन्हीं चार्जेस को उठाकर किसी मीडियम में डिप कर देंगे तो अब जो फोर्स आएगा वो उतना होगा या कम होगा? कम होगा। वो कितना कम होगा? वो डिपेंड करेगा मीडियम पर, वो डिपेंड करेगा मीडियम पर। तो अगर फोर्स, दो चार्जेस वैक्यूम में है, अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है तो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और अगर उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रख देंगे, अगर उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रख देंगे तो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन कहलाता है परमिटिविटी इन मीडियम, ये एप्सिलॉन कहलाता है परमिटिविटी इन मीडियम। और एक रिलेशन है कि परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। और दो चार्जेस सेम दूरी पर वैक्यूम में होंगे और दो चार्जेस सेम दूरी पर मीडियम में होंगे तो मीडियम का फोर्स हमेशा कम आएगा वैक्यूम के फोर्स से, क्योंकि F इज इक्वल टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 से बड़ी होती है। 1 से क्या होती है? बड़ी होती है। वन किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल्स के लिए, और ये वैल्यू 80 होती है वाटर के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यू है। बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी अगर पूछा जाएगा तो। दिस इज द बेसिक मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स। क्या कूलम फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है? यह भी बहुत बेसिक बात चल रही है। नाउ व्हाट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ?
वेक्टर फॉर्म क्या होगी? वेक्टर फॉर्म क्या होगी? अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ये ओरिजिन बेटा, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। इसका वेक्टर है R1, इसका वेक्टर है R2। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स चार्ज Q1, टूवर्ड्स चार्ज Q1, और ये टूवर्ड्स चार्ज Q2। R1 एक पोजीशन वेक्टर है जो कि Q1 की तरफ है। R1 एक पोजीशन वेक्टर है जो कि Q1 की तरफ है, और R2 एक पोजीशन वेक्टर है जो कि Q2 की तरफ है। R1 एक पोजीशन वेक्टर है जो कि Q1 की तरफ है, और R2 एक पोजीशन वेक्टर है जो कि Q2 की तरफ है। एंड दिस वेक्टर आई नेम्ड एज R21। क्या नाम दिया मैंने? R21। इट इज अ वेक्टर टूवर्ड्स Q फ्रॉम Q1। ओके, इस R21 का मैग्नीट्यूड ये वेक्टर है, इसको मैं R बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं इसको? R। ये नोट कर लिया। तो ये Q2, अब मैं लिखूंगा फोर्स 2 पर, ये क्या है? इस पे फोर्स इधर आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स 2-1। ये चार्ज Q2 चार्ज जो है, दिस इज अ Q2 चार्ज, और इस पे फोर्स, ये Q1 चार्ज था, दोनों ही पॉजिटिव है। ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, इस पे फोर्स किधर आएगा बेटा? F1। मैंने क्या लिखा है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इधर क्या लिखा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इस पर फोर्स इधर भागेगा और इस पर फोर्स इधर भागेगा। ये R21 की वैल्यू किसके बराबर है? R के बराबर है। ओके, यहां तक बात समझ में आई? तो हम बात करेंगे फोर्स 2-1, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R21 square, या R21 is a vector, R we can say that R is a magnitude R square। ये R21 जो दूरी है, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने R माना है। R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा हमने क्या माना है? R। मतलब ये R21 इज अ वेक्टर विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। ये R21 वेक्टर कौन है? ये R21 वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है जो कि पॉइंट कर रहा है Q1 से Q2 की तरफ। ये R21 एक वेक्टर है जो पॉइंट कर रहा है Q1 से Q2 की तरफ। ये R21 एक वेक्टर है जो पॉइंट कर रहा है Q1 से Q2 की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड क्या लिया मैंने? R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज 2 पर कैसे लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज 2 पर, चार्ज 1 पर। Q2 पर चार्ज कितना है? 1 पर चार्ज कितना है? अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब इसको वेक्टर बनाना है, तो हम वेक्टर बनाने के लिए, किसी स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए वी हैव टू यूज अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। जैसे इस फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो फोर्स असलियत में लग किस डायरेक्शन में रहा है? फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अलोंग अ यूनिट वेक्टर R के अलोंग ही तो लग रहा है, तो ये R हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज द फोर्स नाउ। अब ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसको और अच्छे से लिखें तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर। इधर यूनिट वेक्टर की वैल्यू R वेक्टर अपॉन R। तो क्या आएगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 और ये प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। ओके, दिस इज द फोर्स। जब भी आप वेक्टर फॉर्म लिखें ना, तो यू हैव टू टेक द चार्जेस विथ साइन। जब भी आप वेक्टर फॉर्म लिखें तो यू हैव टू टेक द चार्जेस विथ साइन।
और जब आप स्केलर फॉर्म लिखे तो यू हैव टू टेक द चार्जेस विदाउट साइन, ये याद रखना। अगर आप स्केलर फॉर्म से सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको चार्जेस का साइन लेने की जरूरत नहीं है, मगर जब आप वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको साइन लेने का जरूरत है, क्योंकि आपने डायरेक्शन खुद फॉर्मूले में बता रखा है। तो क्या आएगा, अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ये भी देख सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, ये R1 वेक्टर है हमारा, दिस इज R1 वेक्टर, ये R1 वेक्टर है, तो ये ट्रायंगल है, तो क्या लिखेंगे इधर, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर शुड बी इक्वल टू R2 वेक्टर। याद करो, ये वेक्टर जोड़ा, यहां इसका हेड, ये दूसरा वेक्टर कनेक्ट हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वाले की टेल से लास्ट वाले का हेड, तो ये R2 वेक्टर हो गया। तो R21 वेक्टर क्या आया, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो R21 वेक्टर की वैल्यू ये हो गई। तो आप यहां से ये भी लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 प्लस Q2, अब इधर क्या आएगा, R वेक्टर मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इधर मॉड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, मॉड मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, ओके, R1 वेक्टर का क्यूब। ये क्या है, F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या है, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ गया। अब बात करें फोर्स 1 पर ड्यू टू 2, तो आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन उल्टा है जस्ट, तो डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड का क्यूब। याद करने के लिए कह रहा हूं, इसमें तो क्यूब है, मैग्नीट्यूड है, इधर क्या आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके। तो ये क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 2, सेम उतनी ही मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट, जो इसका डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है। तो ये क्या थी हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इसको नोट करें। ये था कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म और कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, इट इज अ कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कूलम्स लॉ is valid for point charges. Coulomb's law is valid for point charges. Second, it is conservative force. जैसे आपके दिमाग में कंजर्वेटिव फोर्स आता है तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये हमने 11वीं में सब पढ़ा है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स से समझ गए ना, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके। सेंट्रल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, अगर ये दोनों चार्ज हैं, एक Q1 और ये Q2, अगर ये दोनों चार्जेस है, एक का नाम है Q1 और एक का नाम क्या है Q2, ये एक चार्ज है Q1 और एक का नाम क्या है Q2, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, यस है, ऐसे नहीं लगेगा फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, इट इज दैट फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडी, उसी लाइन पे लगेगा जो लाइन बॉडी के सेंटर्स को जोड़ती हुई जा रही होगी। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, ये बॉडी है, इस बॉडी का अपना एक सेंटर होगा, ये बॉडी है, इस बॉडी का अपना एक सेंटर होगा, उन सेंटर्स को स्ट्रेट
जिस लाइन से जोड़ रहे होंगे उनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। तो ये कभी ऐसे नहीं लग सकता, हमेशा किधर लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है, सेंट्रल फोर्स। पहली बात क्या है, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है, एंड इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मालूम है ना, तो इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितना फोर्स ये चार्ज इस पर लगा रहा है उतना ही ये चार्ज इस पर लगा रहा है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ताकतवर फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ताकतवर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ताकतवर फोर्स है, 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लिया जाए तो इट कम्स आउट टू बी 10 to the power 36। मतलब इतना ताकतवर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो कूलम लॉ में हमने दो फॉर्मूले देखे, एक का नाम था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, R उनके बीच की दूरी है। इस फोर्स के फॉर्मूले को लगाएंगे तो चार्जेस को विदाउट साइन लेंगे। ओके, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा, तो वी कैन से दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब अपॉन इंटू आर वेक्टर। आर क्या है, जिसके अलोंग फोर्स है। इस वाले फॉर्मूले में हम चार्ज को विद साइन लेंगे, चार्ज को हम विद साइन लेंगे। ओके, ये बात अपने दिमाग में रख लें अच्छे से। तो कूलम लॉ के ऊपर ये बातें हैं। अब एक सवाल करते हैं छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये चार्ज Q है पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव Q है और ये चार्ज नेगेटिव Q है। ये दूरी A है, ये दूरी भी A है और ये दूरी भी A है। इस पॉइंट का नाम A मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम B मान लेते हैं और इस पॉइंट का नाम C मान लेते हैं। ओके, इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C मान लेते हैं। हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट A। केवल मुझे मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक चार्ज पर फोर्स का, एक चार्ज पर कितना नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। एक चार्ज पर कितना नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, एक चार्ज पर कितना नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। ध्यान से देखें, आप तरीका सुनिए। जिस चार्ज पर फोर्स निकालना चाहते हो उस चार्ज को एज्यूम करो दूसरी की तरफ ले जाते हुए। मतलब जिस चार्ज पर आप फोर्स निकालना चाहते हो उसके को दूसरे की तरफ ले जाने की कोशिश करो। देखते हैं वो किधर भागेगा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो किधर भागेगा, इधर। जाता नहीं है, एज्यूम करना है। जिस चार्ज पर आप फोर्स निकालना चाहते हो उस चार्ज को दूसरे चार्जेस की तरफ ले जाकर देखो। जिस चार्ज पर भी आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं उसको दूसरे के पास ले जाकर देखो। तो आप इस चार्ज पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको इसके पास ले जाएंगे तो किधर भागेगा, इधर। इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। आपको ए पर निकालना है फोर्स, तो ए के अलावा जितने चार्जेस हैं उनके सबके पास ले जाना है। तो जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है उसके अलावा जितने चार्ज हैं उनके पास ले जाकर देखना है। तो आप इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव के पास ले गए तो ये इधर भाग जाएगा
और अगर आप इस पॉजिटिव को इसके पास लाएंगे नेगेटिव तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये हुआ फोर्स ए पर लग रहा है बी की वजह से, ये हुआ फोर्स ए पर लग रहा है सी की वजह से। अब लिखने का तरीका, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज ए पर लिखो, चार्ज ए पर कितना भाई, क्यू। चार्ज बी पर कितना, क्यू। केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन लिखना नहीं है। ए से बी के बीच की दूरी r², ये आया फोर्स एफ ए बी। अब बात करें एफ ए सी की, तो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज ए पर कितना भाई, क्यू। चार्ज सी पर कितना, -q, बट वी हैव टू टेक द चार्ज विदाउट साइन, तो क्या लिखेंगे, q अपॉन ए से सी तक के बीच की दूरी r²। तो ये एफ ए बी है, ये एफ ए सी है। अब ये एफ ए बी और ये एफ ए सी, ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आई है, लेट इट बी एफ, मैग्नीट्यूड सेम है, इसको भी एफ मान लेते हो, इसको भी एफ। अब देखिए ए ए ए मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, और ये कितना हुआ बेटा, ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो ये कितना हुआ मेरे बच्चे, 120 डिग्री। और आप जानते हैं जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं और उनके बीच का एंगल 120 होता है तो आंसर भी वही होता है। तो एफ फोर्स ए पर कितना आएगा, एफ दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। तो आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए पर जितना आया, एफ ए बी एक फोर्स आ रहा था ए पर, एफ ए सी दूसरा फोर्स आ रहा था ए पर, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों फोर्स के बीच का एंगल 120 है। जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं, जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं और उनके बीच का एंगल 120 होता है तो आंसर वही आता है। इसको हमने वेक्टर रूल से लिखा है, r² = a² + b² + 2ab, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। इतना हम आज तक देखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।